नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको आप ध्यान से देखिए और साथ ही बार बार आपको बताती हूँ कि प्रश्नों के बारे में विस्तृत रूप से थोड़ी जानकारी दी जाएगी। वो जानकारी उसी पैटर्न की होगी जो एग्ज़ाम में आती है, तो उस जानकारी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपके दिल को छुए, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल ने, या वली साहब ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा था? लल्लू लाल जी ने। उत्तर होगा कै, लल्लू लाल। लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा। इसका उत्तर है कै। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बता सकते हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि कोई प्रश्नों को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। अगला है, उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? वली साहब, या मिर्जा गालिब, या नवाब राय, या इनमें से कोई नहीं। उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं कौन है? वली साहब। उत्तर होगा कै, वली साहब। वली साहब उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं। हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? हेमचंद्र को, या किशोरीदास वाजपेयी को, या फिर कामता प्रसाद गुरु को, या भोलानाथ तिवारी को? हिंदी का पाणिनि कौन कहलाता है? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के पाणिनि कहलाते हैं। अगला है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्क्रीनिंग में आ चुका है। 2015 में पीजीटी स्क्रीनिंग हिंदी का था, उसमें आया था ये प्रश्न, और वैसे भी एस्टेट में भी ये प्रश्न आ चुका है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में दिए जाने का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, या काका कालेलकर ने, या श्रीनिवास दास ने, या बाबू श्याम सुंदर दास ने? इस प्रश्न का उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया था। अगला है, भोजपुरी बोली भारत के अलावा पर्याप्त मात्रा में कहाँ बोली जाती है? भारत के अलावा और कहाँ बोली जाती है भोजपुरी बोली? मॉरिशस में, या श्रीलंका में, या फिजी में, या फिर इटली में? उत्तर होगा मॉरिशस। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। अगला है, पंजाब में हिंदी के प्रचारक थे। पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया था? लाला श्रीनिवास दास ने, या सरदाराम फुल्लेरी ने, या बाबा फरीद ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने? पंजाब में हिंदी भाषा के प्रचारक प्रसारक थे सरदाराम फुल्लेरी। उत्तर है सरदाराम फुल्लेरी। अगला है, निम्न में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, छत्तीसगढ़, या झारखंड? इनमें से जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अगला है, अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किसको जाता है? श्याम सुंदर दास, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु, या राजा लक्ष्मण सिंह? अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है। उत्तर है ख, शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ये बताना हमें। ये महाकाव्य है प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर होगा कै, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है।
प्रिय प्रवास, इसकी रचना 1914 में हुई थी। किसने की थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का काव्य है, महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, 1914 में लिखा था और ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। भाषा कौन सी है इसकी? ब्रज। कितने सर्ग है इसमें? 17 सर्ग है इसमें। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। भाषा ब्रज है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है, 1914 में लिखा गया था और इसमें जो इसकी भाषा है वो तत्सम प्रधानता भी है। भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, साथ ही ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अभी प्रश्न आया था हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। अब है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जो पीछे प्रश्न था वो था हमारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, और अब है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। दोनों प्रश्नों में थोड़ा अंतर है। एक है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो प्रिय प्रवास है, 1914 में लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने, और अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। श्री रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या प्रिय प्रवास या कामायनी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की थी 1343 ईस्वी में। कब की थी? 1343 में। किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और मित्र थे। इस पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, 69 माफी चाहूंगी 69 अध्याय हैं। इन अध्यायों को समय कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 69 समय है। समय को क्या कहा गया? अध्याय या अध्याय यानी कि समय। और इसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई जी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जल्लन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? पृथ्वीराज चौहान के मित्र और जो कवि चंद्रवरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, उनके पुत्र जल्लन ने पूरा किया था। अगला है, ओकारांत बोली है खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रज या अवधि। ऐसी कौन सी बोली है जो ओकारांत है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रज। ब्रज बोली क्या है? ओकारांत है। अगला प्रश्न है, ईया वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है? ईया और वा प्रत्यय किस बोली में लगते हैं? बोलियां हैं हमारे पास अवधि, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ईया और वा प्रत्यय अवधि बोली में लगते हैं, अवधि भाषा में लगते हैं ईया और वा। अगला है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? फिर से आ गया प्रश्न, राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, खड़ी बोली में लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग कब अधिक होने लगा? छायावादी युग में, भारतेंदु युग में या द्विवेदी युग में या सरदाराम फुल्लेरी के समय में? खड़ी बोली में लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग छायावादी युग में अधिक होने लगा। उत्तर है क्या? छायावादी युग में। अगला है, ओम जय जगदीश हरे
आरती किसकी है? ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता कौन है? भारतेंदु, सूरदास या तुलसीदास या फिर सरदाराम फुल्लेरी। ओम जय जगदीश हरे जो आरती है वो सरदाराम फुल्लेरी द्वारा लिखी गई है। उत्तर होगा घ सरदाराम फुल्लेरी। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ध्यान रखना, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ब्राह्मण, सदाचार या उद्दंत मार्तंड या समाचार सुधावर्षण। इस प्रश्न का उत्तर होगा उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। अगला है, सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है? स्पेनी, हिंदी, अंग्रेजी, मंदारी या चीनी। सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन चीनी भाषा। उत्तर है घ मंदारिन चीनी। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी कौन थे? गिलक्राइस्ट, लल्लूलाल, सदल मिश्र या इंशा अल्लाह खां। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे लल्लूलाल। उत्तर है लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की सर्वाधिक उन्नति हुई? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां। किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की सर्वाधिक वृद्धि हुई, सर्वाधिक उन्नति हुई, सर्वाधिक विकास हुआ? उत्तर होगा क्या होगा? अकबर। अकबर के समय में ब्रज भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक उन्नति हुई। अगला है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? चंद्रबरदाई, स्वयंभू, भारतेंदु या सरहप्पा। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा कहलाते हैं। उत्तर है घ सरहप्पा, जो सिद्ध कवि है, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला है, हिंदी का प्रथम महाकवि कौन सा है? सरहप्पा, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति। महाकवि चंद्रबरदाई है, प्रथम कवि सरहप्पा है और महाकवि, प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई। दोनों प्रश्नों में अंतर है, प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई जी हैं और प्रथम कवि सरहप्पा है। अगला प्रश्न है, हिंदी की तूती किसे कहा जाता है? हिंदी की तूती किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को या चंद्रबरदाई को या फिर स्वयंभू को या भारतेंदु को। उत्तर होगा क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी की तूती कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की प्रचार शताब्दी कौन सी है? हिंदी भाषा की प्रचार शताब्दी कौन सी, ये बताना है। 21वीं सदी या 19वीं या 18वीं या फिर 20वीं सदी। उत्तर होगा 19वीं सदी। 19वीं शताब्दी हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार की शताब्दी कहलाती है। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार इस शताब्दी में बहुत ज्यादा हुआ, यहाँ से शुरू हुआ था। अगला है, मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रबरदाई, स्वयंभू, विद्यापति या नागार्जुन। मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव नवल किशोर ये विद्यापति जी के उपनाम है, विद्यापति जी को कहा जाता है। उत्तर है ग विद्यापति। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? लल्लूलाल जी या लक्ष्मण सिंह या भारतेंदु या प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। उत्तर है घ प्रताप नारायण मिश्र। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? सन 1955 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में या 1965 ईस्वी में या फिर 1961 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1960 ईस्वी में। उत्तर है ख सन 1960 ईस्वी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई? आगरा, लखनऊ, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। उत्तर होगा ग दिल्ली। अगला है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है?
केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, दिल्ली, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, उत्तर क्या है? आगरा। अगला है, कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश कब से हुआ? सन 1901 ईस्वी से, सन 1900 ईस्वी से, या 1903 ईस्वी से, या फिर 1965 ईस्वी से। इस प्रश्न का उत्तर है कचहरियों में नागरी लिपि का प्रवेश सन 1900 ईस्वी में से प्रारंभ हुआ था। उत्तर होगा ख 1900 ईस्वी। अगला है, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? कुटिल, ब्राह्मी, देवनागरी या रोमन? प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। उत्तर है ब्राह्मी। अगला है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितने श्रेणियों में बांटा गया? 5, 7, 8 या 3? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश को 3 भागों में बांटा गया। देश के जो राज्य हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। उत्तर है घ 3। ये 3 कौन कौन से हैं? क श्रेणी के राज्य हैं, क, ख और ग। 3 श्रेणियों के राज्य हैं। आप इनको, मैं इनके बारे में थोड़ा जानकारी दे रही हूं, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जो क श्रेणी के जो राज्य हैं, इन राज्यों में भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। जो भी क श्रेणी के राज्य में इनको जो भी पत्र भेजे जाएंगे वो हिंदी देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। और यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है तो उसका हिंदी अनुवाद भी अवश्य भेजा जाएगा। और ये क श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं? ये है, नोट करें इनको आप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा संघ क्षेत्र दिल्ली। ये सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। इनमें जो पत्र व्यवहार होगा वो हिंदी में होगा। और यदि अंग्रेजी में कोई पत्र भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद अवश्य भेजा जाएगा। दूसरा, ख श्रेणी के राज्य। इन राज्यों में पत्र व्यवहार अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। ख श्रेणी के राज्यों में कौन कौन से ख श्रेणी के राज्य? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली। और जो संघ क्षेत्र है, ये जो दादर नगर हवेली संघ क्षेत्र है, ये राज्य क्या है? ख श्रेणी के राज्य हैं। कौन कौन से? वापस रिपीट करो, जल्दी से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली। ये जो संघ क्षेत्र है, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये क्या है? ख श्रेणी के राज्य। इनमें पत्र व्यवहार अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो सकता है। तो शेष सभी राज्य जो बच गए हैं वो क्या है? ग श्रेणी के राज्य हैं। और ग श्रेणी के राज्य में पत्र व्यवहार अंग्रेजी में किया जाएगा। ये तो इसका क्या हुआ? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। क, ख और ग। सभी राज्य आपको बता दिए गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में अहिंदी भाषी प्रस्तावक कौन थे? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, गोपाल स्वामी अयंगर या श्याम सुंदर दास? इस प्रश्न का उत्तर होगा गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में अहिंदी भाषा का प्रस्ताव किया था। इनके प्रस्तावक थे अहिंदी भाषा के। अगला है, बंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? सन 1935 में या 1937 में या 1940 में या 1938 में? बंबई हिंदी पीठ की स्थापना सन 1938 में हुई थी। उत्तर है घ 1938। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? लहंदा का किस अपभ्रंश से विकास हुआ था, ये बताना है हमें। पैशाची अपभ्रंश से या मागधी से या पश्चिमी हिंदी से या अर्ध मागधी से? लहंदा
का पेशाची अपभ्रंश से विकास हुआ था। लहंदा भाषा का पेशाची अपभ्रंश से विकास हुआ था। अगला है, शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसे स्थान नहीं दिया? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां, श्रीलाल शुक्ल। इसमें से इसका उत्तर होगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक उन्नायकों में स्थान नहीं दिया। उत्तर होगा गया श्रीलाल शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायक माने हैं। कौन कौन थे ये? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां और सदासुख लाल। कौन है चौथा? सदासुख लाल। ये 4 हिंदी गद्य के उन्नायक माने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी, पहाड़ी नागरी, दक्षिण नागरी या पर्वत नागरी? नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी कहा जाता है। उत्तर है क्या? नंदी नागरी। अगला है, संविधान के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक होता रहेगा? सन 10 वर्षों तक, हमेशा, 15 वर्षों तक या 20 वर्षों तक? संविधान के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ कितने वर्षों तक होता रहेगा? 15 वर्षों तक। उत्तर है गैप 15 वर्षों तक, यानी कि 1965 तक, लेकिन बाद में से अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। अगला है, दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक कौन थे? जायसी, मिर्जा गालिब, ख्वाजा बंदा नवाज, कुतुबुद्दीन। दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक ख्वाजा बंदा नवाज थे। उत्तर है गया ख्वाजा बंदा नवाज। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? भाषाओं से, प्राचीन शिलालेखों से, प्रचलित भाषा और साहित्य से, प्रचलित भाषा और विज्ञान से? इसका उत्तर होगा प्रचलित भाषा और साहित्य से। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा और साहित्य से ग्रहण करता है। अगला है, व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक क्या है? प्रेम सागर, रामायण या साकेत या पौमचर्यु? व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक है प्रेम सागर, जो लल्लूलाल जी द्वारा लिखी गई है, प्रेम सागर। अगला है, हिंदी में प्रचार कार्य सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या प्रताप नारायण मिश्र? हिंदी में प्रचार कार्य सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। उत्तर क्या है? दयानंद सरस्वती। अगला, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला है, सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं? सतम भाषा समूह में कौन से वर्ग हैं ये बताना है। ईरानी व भारतीय, नेपाली, एशियन, अंग्रेजी। सतम भाषा समूह में शामिल है वर्ग ईरानी व भारतीय। उत्तर है क्या? ईरानी व भारतीय। अगला है, वर्ण पयलव क्या होता है? कंठ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, औष्ठ्य वर्ण, दंत्य वर्ण? वर्ण पयलव होता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये वर्ण पयलव वर्ण कहलाते हैं। अगला है, दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? हिंदवी, सिंधी, हिंदी, फारसी? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है हिंदवी। उत्तर क्या है? हिंदवी। अगला है, डिंगल भाषा का अर्थ है हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा या अपभ्रंश का योग से बनी शुद्ध राजस्थानी, अर्धमागधी या फिर अवधी व ब्रज मिश्रित? डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश का योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी डिंगल भाषा होती है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से क्या बनती है? डिंगल। और डिंगल भाषा को भाट भाषा भी कहते हैं। और पिछली वीडियो में बताया था कि भाट भाषा किसे कहते हैं? डिंगल को कहते हैं। और राजस्थान के चाण कवियों ने डिंगल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और ये अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से मिलकर बनी है डिंगल। अगला है, पिंगल भाषा का क्या अर्थ है? अपभ्रंश मिश्रित बंगला भाषा, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी या हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी? इसका उत्तर होगा
अपभ्रंश मिश्रित बंगला। उत्तर है क्या? अपभ्रंश मिश्रित बंगला से क्या बनती है? पिंगल। अगला है भारतीय भाषा परिवार के 2 वर्णों केतुम और शतम के जन्मदाता कौन है? मैक्स मूलर, आस्कोली, प्लेटो, ग्रियर्सन। भारतीय भाषा परिवार के 2 वर्णों केतुम और शतम के जन्मदाता हैं आस्कोली। उत्तर है आस्कोली। अगला है किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था? ब्रिज भाषा को, अवधी को, या गुजराती को, या खड़ी बोली को? उत्तर होगा क्या? ब्रिज भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया था, बाद में इसको ब्रिज भाषा कहा गया। अगला है हिंदी के विकास की दृष्टि से भाषा श्रृंखला का सही रूप है? कौन कौन से रूप है? 4 विकल्प है। पाली, प्राकृत, वैदिक भाषा, अपभ्रंश। अगला है वैदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, या फिर संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक भाषा, या वैदिक भाषा, अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत। पहले भी बताया था, सबसे पहले आती है वैदिक संस्कृत, फिर आती है लौकिक संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, फिर आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आधुनिक हिंदी। तो हमारा क्या होगा? वैदिक भाषा सबसे पहले, फिर क्या आएगी? संस्कृत, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। तो इस प्रकार उत्तर क्या होगा इसका? ख। वैदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। उत्तर इसका ख। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के पहले प्रिंसिपल कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के पहले प्रिंसिपल कौन थे, ये बताना है। लॉर्ड मैकाले, विलियम बेंटिंग। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के पहले प्रिंसिपल थे गिलक्राइस्ट। उत्तर होगा गिलक्राइस्ट। इसमें विकल्प हमारे पास नहीं है, तो इसके गिलक्राइस्ट क्या है? गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के ये पहले प्रिंसिपल थे जो कोलकाता में था। कौन थे ये? गिलक्राइस्ट। अगला है निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे? राजा राम मोहन राय, सदल मिश्र, पंडित जुगल किशोर, या इंशा अल्लाह खां? इसका उत्तर होगा सदल मिश्र। सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। वृद्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? अनुस्वार, स्वर खड़ी, विसर्ग लीप, या शिरोरेखा? इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वर खड़ी। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से देवनागरी लिपि में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला है हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी शब्दों के मिश्रण से बनी हिंदुस्तानी को महात्मा गांधी का समर्थन मिला। इसके प्रचार के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या पंडित मदन मोहन मालवीय? उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के मिश्रण से बनी हिंदुस्तानी को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया, और इसके प्रचार के लिए जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, या आचार्य नरेंद्र देव, या फिर डॉक्टर राधाकृष्णन, या पुरुषोत्तम दास टंडन? सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। उसके प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव। अगला है शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना किस नगर में हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, इलाहाबाद, या फिर आगरा? स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना आगरा में हुई थी। उत्तर है घ आगरा। अगला है भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? लल्लूलाल ने, या राम प्रसाद निरंजनी, या फिर सदासुख लाल ने? भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। उत्तर है घ राम प्रसाद निरंजनी।
राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ की स्थापना 1741 में की थी। कब की थी? 1741 में। यह प्रथम प्रौढ़ गद्य रचना है राम प्रसाद निरंजनी जी की। अगला है, हिंदी शब्द सागर की रचना किस संस्था द्वारा कराई गई? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, या हिंदी साहित्य सम्मेलन, या नागरी प्रचारणी सभा काशी? हिंदी शब्द सागर की रचना नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा कराई गई। उत्तर है घ, नागरी प्रचारणी सभा काशी। अगला, हिंदी को आर्य भाषा की संज्ञा किसने दी? शिव प्रसाद सिंह, स्वामी दयानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या पंडित सरदाराम फुल्लेरी? हिंदी को आर्य भाषा की संज्ञा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने दी थी। उत्तर क्या? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? पंडित बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। सनातन धर्म के नेता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद, या पंडित सरदाराम फुल्लेरी, या राजा राम मोहन राय? सनातन धर्म के संस्थापक सरदाराम फुल्लेरी थे। उत्तर है ग, सरदाराम फुल्लेरी। अगला है, भारतेंदु ने किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रिज, खड़ी बोली, अवधी, या कन्नौजी? भारतेंदु जी ने काव्य ब्रिज भाषा में काव्य रचना की थी। उत्तर है क, ब्रिज। हिंदी को गंवारू बोली किसने कहा? राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, या सर सैयद अहमद खां, या रामचंद्र शुक्ल? हिंदी को गंवारू भाषा सर सैयद अहमद खां ने कहा था। उत्तर है ग, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया तथा भारतीय विद्वानों को पत्र लिखे? जॉन गिलक्राइस्ट, गार्सा दतासी, फ्रेडरिक पिकांट, या कीथ? फ्रेडरिक पिकांट जो विदेशी विद्वान था, उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किया और भारतीय विद्वानों को पत्र लिखे थे। उत्तर है ग, फ्रेडरिक पिकांट, जो हिंदी हितैषी थे, विदेशी होकर भी। अगला है, किस संस्था की ओर से 18 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया गया? आर्य समाज, ईसाई धर्म प्रचार सभा, नागरी प्रचारणी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन? उत्तर है ग, नागरी प्रचारणी सभा काशी। इसकी ओर से 18 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित किया गया। अगला, किस संस्थान ने विद्यार्थियों में हिंदी अध्याय को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी परीक्षाओं का आयोजन किया? सनातन धर्म सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, या नागरी प्रचारणी सभा, या हिंदुस्तानी अकेडमी? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी अध्याय को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी परीक्षाओं का आयोजन किया था। उत्तर है हिंदी साहित्य सम्मेलन। अगला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिंदी के सफल विद्यार्थियों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? साहित्य भूषण, या साहित्य प्रभाकर, या साहित्य रत्न, या हिंदी रत्न? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से हिंदी के सफल विद्यार्थियों को साहित्य रत्न की उपाधि दी जाती थी। उत्तर है ग, साहित्य रत्न। अगला है, प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आदर्श पर आर्य समाज द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है। गुरुकुल कांगड़ी, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज, या इनमें से कोई नहीं? प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के आदर्श पर आर्य समाज द्वारा गुरुकुल कांगड़ी शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। उत्तर है गुरुकुल कांगड़ी। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा पद्धति आधारित आर्य समाज द्वारा चलाए गए विद्यालय कौन से हैं? राजकीय विद्यालय, एसडी विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, या डीएवी स्कूल व कॉलेज? आधुनिक शिक्षा पद्धति आधारित आर्य समाज द्वारा चलाए गए विद्यालय हैं डीएवी स्कूल व कॉलेज। तरह गया डीएवी स्कूल व कॉलेज। अगला है, हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड में प्रकाशित होता था? देश हितैषी, मित्र विलास, भारत मित्र, हिंदुस्तान? उत्तर है इसका घ, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो हिंदी भाषा का पत्र था, ये इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। अगला है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? लल्लूलाल, राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, या मुंशी सदा सुखलाल? नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। उत्तर है ग, सदल मिश्र। अगला है, मुंशी सदा सुखलाल द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक श्रीमद् भागवत का अनुवाद है?
प्रेम सागर, सूर सागर, भोग सागर या सुख सागर। मुंशी सदासुख लाल द्वारा लिखित सुख सागर जो श्रीमद् भागवत का अनुवाद है, उत्तर है सुख सागर। अपभ्रंश के व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, मेरुतुंग, शंभु, आचार्य हेमचंद्र अपभ्रंश के व्यास कहलाते हैं पुष्पदंत, जो 10वीं शताब्दी में इनका समय है, 10वीं शताब्दी, और ये अपभ्रंश भाषा के व्यास कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हीन भाषा की संज्ञा कौन सी भाषा को दी गई? अंग्रेजी, अवधी, अपभ्रंश या हिंदुस्तानी? सबसे हीन भाषा की संज्ञा अपभ्रंश भाषा को दी गई। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशा खां, इंशा अल्लाह खां, इंशा अल्लाह अहमद या इनमें से कोई नहीं। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशा अल्लाह खां। अगला है, हमें सुमेलित करना है कि कौन सी रचना किसकी लिखी हुई है। रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, भाषा योग वशिष्ठ। लेखक है लल्लूलाल, इंशा अल्लाह खां, सदासुख लाल या राम प्रसाद निरंजनी। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां, सुख सागर सदासुख लाल, प्रेम सागर लल्लूलाल, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, हमें मिलान करना है। सही मिलान करना है। ब्रह्म समाज, तत्व बोधनी, बालिका विद्यालय, प्रार्थना समाज। इनके जो संस्थापक है केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र ठाकुर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र ठाकुर ने। तत्व बोधनी देवेंद्र ठाकुर। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। इस प्रकार इसका क्या हुआ? बी। 3 4 2 1। अगला है, नासिकी तोपाख्यान, भाग्यवती, सत्यामृत प्रभा, इतिहास तिमिरनाशक। दूसरी सूची है, इसके रचनाकारों के नाम है सरदाराम फुल्लेरी, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितार हिंद और सरदाराम फुल्लेरी। नासिकी तोपाख्यान, इसके लेखक है सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। भाग्यवती सरदाराम फुल्लेरी। सत्यामृत प्रभा, ये भी सरदाराम फुल्लेरी का है। और इतिहास तिमिरनाशक है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ ए। 2 1 4 3। अगला है, ये भी हमें सुमेलित करना है। नागरिक प्रचारणी सभा, दूसरी तरफ इनका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा समिति, हिंदी विद्यापीठ देवघर। इसका है जो नागरिक प्रचारणी सभा है, इसकी स्थापना हुई थी 1893 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है ये 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई थी प्रयाग में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये 1936 में वर्धा में हुई थी, इसकी स्थापना 1936 में। और हिंदी विद्यापीठ देवघर ये 1929 में हुई थी। इस प्रकार इसका उत्तर हुआ बी। क्या हुआ? बी। 2 1 4 3। अगला है, किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एक मात्र हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है? तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या राधा कृष्ण दास? महात्मा गांधी जी की मान्यता थी कि हिंदी एक हमारी मात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि इसकी कोई एक राष्ट्रभाषा न हो? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोखले या राजेंद्र प्रसाद? उत्तर होगा क्या? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मानना था कि किसी भी देश की तब तक उन्नति नहीं हो सकती कि जब तक इसकी कोई एक राष्ट्रभाषा न हो। अगला है, उर्दू शब्द का अर्थ है छावनी, लश्कर, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा ग, उक्त दोनों। छावनी और लश्कर दोनों ही उर्दू शब्द के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, चारण या भाटों द्वारा किस काल में रचना होती थी? चारण और भाट कवियों ने किस काल में रचनाएं लिखी थी? आधुनिक काल में या भक्ति काल में या आदि काल में? इनमें से कोई नहीं। चारण और भाट कवियों ने आदि काल में रचनाएं लिखी थी। चारण और भाट कवियों का जो समय है वो क्या है? आदिकाल। अगला है, बंगला साहित्य में सर्वप्रथम गद्य किसने प्रस्तुत किया? शरत चंद्र, आशा पूर्ण देवी, राजा राम मोहन राय? इस प्रश्न का उत्तर होगा ग, राजा राम मोहन राय ने बंगला साहित्य में सबसे पहले गद्य प्रस्तुत किया था। उत्तर है ग, राजा राम मोहन राय। आज की कड़ी यही समाप्त होती है।
और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास से संबंधित प्रश्न उत्तर भी यही समाप्त होते हैं। ये हमारा भाग 2 चल रहा था, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित भाग 2 चल रहा था, इसके प्रश्न यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न उत्तर आपने अच्छे से देखे, समझे, पढ़े होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।